शहर का तब्दील होना, शाद रहना या उदास, रौनकें यहाँ जितनी भी है औरतों के दम से है। जी हाँ, महिलाएं प्रेम, पराक्रम और प्रकृति का प्रतीक। And to elaborate more on this thought, I present to you my Women's Day special. Hello and welcome. I'm Kavita Thapliyal and on the occasion of World's Women's Day, मैं आ गई हूँ SNDT Women's College और मेरे साथ जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं यहाँ की छात्राएं हैं and from various streams, be it commerce, engineering or incubation, because that's the latest that we have from SNDT Women's University. They have a women dedicated incubation center. But along with that, I have a very esteemed panel और ऐसी महिलाएं जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा उदाहरण है जब हम बात करते हैं ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग की। मेरे साथ निश्रीन मामा जी, प्रीति राठी गुप्ता, उज्ज्वला चक्रदेव और मोनिका हलन है जो इस पैनल पर हमारे साथ शिरकत कर रही हैं। एंड वी विल नॉट ओनली टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बट विल टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप दैट विमेन हैव विथ मनी। और गृहलक्ष्मी तो हम सब हैं ही, हम सब जानते हैं। गृहलक्ष्मी के साथ साथ निवेश लक्ष्मी या पूर्णतः लक्ष्मी जो हम हैं वो कैसे बन सकती हैं, और अगर ऑलरेडी है तो अब तक बनी क्यों नहीं है, इसी पर बात होगी। एंड आई विल बी हैविंग क्वेश्चंस फ्रॉम विमेन स्टूडेंट्स आल्सो, बट देन लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन विद वन क्वेश्चन जो कि मैं आप सबसे पूछने वाली हूँ। जब हम ब्रेकिंग द क्लास सीलिंग की बात करते हैं निसरीन, जब हम बात करते हैं सशक्तिकरण की, इसके उदाहरण की, अपने आप को आप इसमें कैसे देखती हैं? So basically, I'll just share my financial journey over a period of time. So when I started out, my parents used to include me and involve me in the financial decisions, especially in investment decisions, what stock to buy. In those days, it was, whether we go into banking products, stocks, or life insurance policies. So maybe I was one of the lucky few because my brother wasn't here. He was not in the country. So maybe I was the only child. So otherwise what happens that we tend to veer towards, the male children in the family, and we may leave out the girls, you know. Yeah. But I think my father was quite a smart person, and he treated us both equally. प्रीति, आप कैसे देखती हैं अपने आप को एक सशक्त महिला के रूप में? तो कविता, मेरी जर्नी शायद सिमिलर रही है, लेकिन एक फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, और ये फ़र्क है कि एक बात होता है सीखना, बिल्कुल, जो मुझे भी बचपन में सिखाया गया, और एक चीज़ होती है उसको अप्लाई करना। और मैंने ये देखा है मेरी खुद की ज़िंदगी में कि वुमेन को जब वो अप्लाई करना होता है तो शायद बाधाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। आप फैमिली बोल लीजिए, आप जो भी कारण बोल लीजिए। और आई थिंक जब मैंने वो ब्रिज क्रॉस किया तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज से आती हूँ, जिसको मेरे पिताजी ने भी 16 साल से मुझे इंक्लूड किया, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना, पर जब शादी हुई इनवेरिएबली वो डिसीजन छोड़ दिया क्योंकि एक कल्चर था कि मेन करेंगे। एंड व्हेन आई क्रॉस दैट ब्रिज आई रियलाइज्ड कि अगर मैं इस सिचुएशन में आ सकती हूँ तो जहाँ महिलाओं को एक्सेस ही नहीं है नॉलेज का, वहाँ पे क्या हालत होगी। जैसे हम मैथ्स और साइंस पढ़ते हैं वैसे ही हमें मनी मैनेजमेंट सीखना उतना ही ज़रूरी है। और दूसरी बात, सीखने के बाद उसको अप्लाई करना इमीडिएटली, और आप जितना जल्दी उसको अप्लाई करेंगी, जितने कम पैसों से उसे अप्लाई करके सीखेंगी, उतनी ही ज़्यादा फाइनेंशियली सशक्त अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कर सकती हैं। And I think Preeti is also doing this through her app Lakshmi, which you all can go ahead and explore more. उज्ज्वला मैम, मेरे ख्याल से ये सारी स्टूडेंट्स ही आपके लिहाज से एक बहुत बड़ा प्रमाण है सशक्तिकरण का जो आपने हमारे सामने रखा है, और जो आप कर रही हैं इस पूरी यूनिवर्सिटी के लिए वो सराहनीय है। आपकी जर्नी के बारे में हालांकि कोई जानता नहीं है, सो प्लीज़ elaborate more on that and please explain to us how do you look at or understand women empowerment and women financial empowerment? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी कि आपने ये पैनल डिस्कशन रखा हुआ है और मेरी सब स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। बिल्कुल, दो बातें आपने कही है, एक महिला सशक्त होना और दूसरी कहा है कि फाइनेंशियली होना। दोनों बहुत फ़र्क है ऐसे नहीं है, पर पहला इम्पॉर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है। और मेरी जर्नी अगर मैं देखूं और मैं बोलूं तो एक बात तय थी कि मैं ऐसे फैमिली में थी जहां पैसा बहुत भी नहीं था और कम भी नहीं था, और वहां मैंने देखा मेरी माँ को सेविंग करते हुए, और माँ ने जब छोटी छोटी बातों में
और आप सब ने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, इसको यहाँ बचाना है वहाँ बचाना है, तो वो एक आदत सी हो गई थी और उस आदत के साथ मैं बड़ी हुई। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, जो कोजी कंफर्टेबल फैमिली लाइफ मिला, उसके साथ साथ ये भी मिला कि शिक्षा लेनी है। तो शिक्षा एक अपने आप से सक्षम करने के लिए, मजबूत करने के लिए तैयार हो गई मैं। उसके बाद जब फाइनेंस की बातें हुई तो जैसे अभी मेरे कलीग्स ने कहा, तो बहुत ऑब्वियसली मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे खुद को इस पर ध्यान देना, वो इट केम नेचुरली। मोनिका मैम, आपसे तो बहुत बार बात होती है इस मुद्दे पर, हमने कई सारे शोज़ भी किए हैं। आपकी जर्नी, हालांकि फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हम बहुत नहीं जानते, कुछ बताएं इसके बारे में। मेरी जर्नी तो मेरे प्रोफेशन से लिंक्ड है जी। मैंने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और मास्टर्स काफ़ी मुश्किल था और कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें मैथ्स बहुत था। पर वो मास्टर्स करने के बाद मुझे जब मेरे फादर ने चेक लिखने को बोला तो मुझे नहीं लिखना आता था, मुझे पता नहीं था कि उसको फिल कैसे करते हैं। तो शायद उस वक्त मुझे लगा कि मैं पूरे इकोनोमेट्रिक मॉडल्स जान सकती हूँ, मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स पता हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि एक चेक कैसे भरते हैं। तो शायद वो उस चीज़ की बिगिनिंग थी कि जो एवरीडे मनी है, जो फाइनेंसेस हैं, उस पर भी ध्यान होना है। सिर्फ इकोनॉमिक्स की डिग्री लेके आपको रियल वर्ल्ड में, डे टू डे वर्ल्ड में फ़ायदा नहीं होगा। तो वो शायद उस चीज़ की बिगिनिंग थी कि घर को चलाना एक स्किल है, पर वो सेविंग्स को निवेश में बदलना, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बदलना, लाखों रुपए, इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप थाउजेंड्स और लैक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ऑलराइट, और आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस, बट एक जो बेसिक चीज़ जो मुझे सबकी बातें सुनकर समझ में आ रही है, जो शायद आप लोग पूछना भी चाहते होंगे, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क पता है? हाँ ना, नहीं पता ना? तो चलिए शुरुआत इसी से करते हैं, उसके बाद एक एक करके आप सबके एक एक सवाल लूँगी। सो आई थिंक निसरीन, क्या फ़र्क होता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में? Savings can be even, keeping your money under your mattress. Okay? It's not going to grow. It is, whatever you have, you will get back at the end of 1 month, 1 year, etc. For example, even a bank deposit is a saving because you're getting a fixed coupon rate. You know that you will get, say, 6.5% and not more than that. Investment is when you are aware of an inflation factor and what your real return will be. Inflation मतलब आपको महंगाई से ज़्यादा? Exactly. जैसे आपको पता है, transportation, rickshaw ride, for example, was 18 rupees 2 years back. Today, the minimum rickshaw ride is 23 rupees. Milk was costing us 18 rupees, 25 rupees. Today, it's costing us 50 rupees. Okay? So the price of anything, whether it's transportation, oil, food grains, products that we buy on a daily basis, whether it is your toothpaste, whether it is your makeup, everything on an annual basis goes up approximately by 6% a year. Okay, so if you are earning, say, 6.5% on a fixed deposit, and your inflation is also 6%, that means your real return is not there. So like I just say, you're running on the treadmill, but you haven't gone ahead. Ab wahan hi wahan rahe ho. So the idea is to take a calculated risk, okay, by investing in a product that is going to give you a higher real return. So an investment product is where you might be taking a risk, but an informed risk, a calculated risk. But your real return is always higher than what you will get by leaving your money under a mattress or by investing in a very fixed or safe product like a bank deposit, where you're not taking any risk, but you're also not keeping up with inflation. Okay? जी, So प्रीति, that's the basic difference between savings and तो investment. प्रीति, हमारी मम्मियाँ तो हैं, तो ठीक है, वो चावल के डब्बे में रख देंगी, मैट्रेस के अंदर रख देंगी, अपना बचत करती रहेंगी। बीसी मेरे ख्याल से बहुत फेमस है अमंग विमेन, जहाँ पर वो पैसे बचाती भी हैं और उनको लगता है कि वो इकट्ठा भी कर रही हैं। तो पैसे बचाने के बहुत सारे तरीके हैं और निवेश के नाम पर हमेशा सोना सामने आ जाता है। अगर आपने 500 रुपये बचाए, अगले सपोज़ आप 25 साल की हैं, अगले 30 साल तक अगर आपने 500 रुपये हर महीने बचाए, तो आप बचाएंगे 1,80,000 रुपये 30 साल में। इसको अगर आपने इन्वेस्ट किया तो उसकी वैल्यू होगी करीबन 30 से 35 लाख रुपए। ये फ़र्क है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, और ये पावर आप अपने आप को दे सकती हैं अगर आप
समझ के इन्फॉर्म डिसीजन, यानी कि मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप जाइए मैं आज कह दूँ कि आप यहाँ पैसा डालिए, इन्वेस्ट करिए, आप उसको फॉलो करें, मैं ये कभी नहीं कहूँगी। आप पढ़िए, जानिए उसके बारे में, आपका डिसीजन लीजिए, लेकिन ये जो पावर है पैसे बढ़ाने का वो अपने हाथ में लीजिए, और ये फ़र्क है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। चलिए सवाल शुरू करते हैं, कौन पूछना चाहेगा पहले? Is BC considered as an investment? Because I think all of our moms are doing this. So I just wanted to, and it's done at a very minority base, I mean, between the society and the relatives. So is it considered as an investment? And if yes, is it profitable, or there are many more other options as easy as BC? As easy as BC. Monica ma'am. See, chit funds, so I know that women collect together and it's Right, called a ma'am. chit Yeah, fund women or coming- collective yeah. investment or Yes, yeah. a kitty party. Look, it's a Right. great first step to actually targeting a larger amount. Okay, but in terms of return, so every financial decision should be looked at in terms of what is the return you are getting. Whenever you make a financial decision, one is the ease of doing it, that the committee will meet every month and you will be able to put your money in easily. But if you start comparing rates of return, and I will now give you all just 30-year rates of return on large products. So fixed deposits for the last 30 years, year on year, have done about 8.5%. The Public Provident Fund has done about 8.6%. Gold has been about 9%. And the Sensex, if you were to invest in the stock market, has done about 14% year on year. Those are the differences. And over such a long period of time, this difference between a 9% and a 14% year on year is a lot of money. But when you want serious investing, you will have to learn how equity works, how mutual funds work, and then onboard it. So, long answer to your small question, chit funds are a great beginning, but please learn and onboard this wonderful route of mutual funds, which allows you a safer way to access the equity markets. As a girl, as a woman, like I don't know about the market, so I don't have a market information, anything. So for a person like me, so what a woman can consider being in this market, can choose, or how can we choose a better financial investor or advisor to invest in this market? Very important question. What is the role of a financial advisor, Nisreen? Yeah, sure. So since I've been doing this for the last 3 decades, I'll, maybe throw a little light on that. So how you select an advisor or a distributor is, if you select a doctor or a lawyer or a chartered accountant, you can do a little bit of research among your natural market and see if you get a reference. Or you look online and look for places or people who you can relate to. So because it's a long-term relationship, honestly, like your normal, family doctor, they will be with you for many years. Why do we need a financial planner? So a financial planner is very essential part of your journey, because a lot of these queries are not going to be handled by the chartered accountant. Like you said, where to invest. All of us have a CA when we file our returns and when we have enough money to file our returns. But a financial planner or a financial advisor recently is getting a lot of traction. But by and large, it's a very important person to have in your life, because this is a Sarthi who will answer all your queries. Like I mentioned earlier, any life decision is actually a money decision. Whether you want to go on a holiday, can I afford it? The location will be later. Pehle to dekhna padega that do I have the money to do it? I want to buy a pair of shoes. I want to buy a pair of earrings. I want to gift my mother something on her birthday. Later on, I want to buy a vehicle. I want to buy a home. I have my children's education. All these things are actually all about money decisions. So this is a person, when you're selecting a beauty parlor or a salon, correct? You'll see somebody maybe in your area, somebody who you can tell your secrets to, somebody who can relate to. So very similarly, like you select the important advisors in your life, you should select a mutual fund distributor, a planner, an advisor, etc. Yeah, I have a lot of respect for everybody on this panel. मैं कुछ थोड़ा ऐसा कहूँगी जो contrarian है. मेरा ये मानना है कि आपकी इस उम्र में
आप अपनी खुद की बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, और वो आप तब बन सकती हैं क्योंकि आप अगर थोड़ा सा जाके इसको स्टडी करें, रीड करें। जैसे मैंने कहा, आप सिर्फ एक ये बुक पढ़ें, इसलिए क्योंकि आप अभी इस स्टेज पे हैं जहाँ आपको ये खुद से करना ज़रूरी है। और फाइनेंशियल एडवाइज़र्स बहुत क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास सारे क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपके क्या प्रोडक्ट क्या नीड को मीट कर सकते हैं, वो बहुत क्वालिफाइड है। लेकिन क्या आप उस जगह हैं जहाँ आप उस एडवाइस को असेस कर सकती हैं, ना कि ब्लाइंडली फॉलो करें, पर असेस कर सकती हैं कि क्या ये एडवाइस मेरे लिए सही है। My question is, I do earn some income, so I do also invest. But my question is, what should be the ratio? Where do you of invest, Sakshi? spending? I invest in mutual funds. Okay. So my question is like, what should be the ratio of investing? Because right now I am a student. Like my family look after me till this age. So I want to increase my ratio of investing so that it will be more easy for me in future. All right. Monica ma'am, that's a question of Sakshi. Were you able to hear? I'll tell you what I heard. She's asking, what is the ratio of investing? How much should you invest? Right, right. Is that correct? Right. Yeah. So, and that's a question that is asked very often. You know, we all want to know कि हम कैसे कर रहे हैं? Am I doing okay? तो अभी तो आप स्टूडेंट हैं, अभी तो पॉकेट मनी से ही इन्वेस्ट कर रहे होंगे एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। पर मैं आपको रेशियोज बताती हूँ, जब आप अपना इनकम शुरू करेंगे एंड यू पीपल विल ऑल स्टार्ट अर्निंग इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, तो एक रूल ऑफ थंब कहते हैं इसको, रफ रूल ऑफ थंब है दैट जो आपका टेक होम है उसका हाफ आप स्पेंड कर सकते हैं, अप टू 30% की आप EMI दे सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट, जैसे अगर कोई होम लोन लिया है या कार का लोन लिया है, एंड 20% इज सेविंग। ओके, जिसको रूल ऑफ थंब कहते हैं कि 20% ईयर ऑन ईयर अगर आप अपने टेक होम का सेव करें, सो यू आर क्वाइट ओके। बट आपको ये एक चीज याद रखनी है कि जो आपका फर्स्ट डेकेड है ना अर्निंग का, जो mid-20s टू अर्ली 30s तक का है, उसमें आपकी इनकम बहुत कम होती है, स्टार्टिंग सैलरी होती है, तो हो सकता है आप 20% तक सेव ना कर पाए। Especially if you're living on rent outside your hometown, then it's difficult to save that much. But if you have a habit of saving, even if you're doing 5% saving, you are getting into the habit of month on month saving this amount for the future. Well, I would like to know, like I'm investing in different areas, तो LIC भी है उसमें, या म्यूचुअल फंड्स भी है, और रियल इस्टेट, मतलब मैंने दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो कि एट दिस जंक्चर ऑफ माई एज, आई एम 48, तो रियल इस्टेट में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में भी काफ़ी अलग अलग व्यू पॉइंट्स है कि इट्स बेटर नॉट टू टेक लोन बिकॉज यू एंड अप पेइंग मोर इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। सो और दूसरा शेयर्स, और यहाँ सब, तो मुझे ये भी पूछना था कि रेशो क्या होगा, मतलब थोड़ा क्योंकि रिस्की होता है शेयर्स, तो ये सब में मैं कर ही रही हूँ, पर ये रेशो का मुझे थोड़ा आई वुड लाइक टू नो। That's a very interesting question actually. So the book rule again is 100 minus your age for equities. So you said you are 48 years of age, so that's the rest of the portion that you should be having in equities. But that again, you know, the solution always has to be customized, because we can't have a blanket rule for everybody. Otherwise, you know, so all of you can't have 80% in equities and the rest in fixed income or bonds. So आपने जो सवाल पूछा है real estate के लिए, तो उसी जरिए do you already have a owned home? So you're already living in a owned home. Now this is the second property that you're thinking of for investment. Now the issue is that a commercial real estate will give you an yield of about 6 to 7%. And residential real estate will give you an yield of about 2 to 3%. These are the long-term averages we are talking about. Now, secondly, it is not going to be liquid. Okay, so when you want to sell, you may not have a buyer at that time because you might have a financial requirement. So in terms of liquidity, also it's a block. Now your property might be 30 lakhs and आपकी ज़रूरत पड़ेगी 5 lakhs को. It is indivisible. You will have to sell entire 30 lakhs in order to retrieve that 5 lakhs, maybe in a distress. So this is a query, and this is actually what has happened to lots of people, is because real estate is indivisible. I'm assuming if you don't require it for your own living purposes and as an owned home which you are using, as an investment tool,
I would think that, equities, bonds, mutual funds is a better and a safer way. It will be very divisible, it's liquid, it's safe. As Preeti's already mentioned, it's highly regulated. On that note, thank you so much for participating in this session, and thank you all of you for being there and for guiding my audience and this audience over here with us. Thank you. Thank you so much. That's a wrap on the show. Thank you so much for watching. Good